कोरोना की सूरत हाल पे बात करेंगे कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, केसेस कुछ कम हो रहे हैं, इसलिए उसके आसार भी नज़र आ रहे हैं और 8 शहरों में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। बिल्कुल, NCOC के सरबराह असद उमर ने मुआविन खुसूसी सेहत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। मीरपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू की बात करें तो वहाँ पर भी पाबंदियाँ अब जो है नरम कर दी गई हैं। उन्होंने क्या कहा था वही आपको सुना देता हूँ। 8 शहर हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। वहाँ पर बंदिशों में कमी की जा रही है, लेकिन असद उमर ने कहा है कल से 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में बंदिशें लगाई जाएंगी। 1 अक्टूबर से परवाज़ों में मुसाफिरों को खाना फराहम किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम अच्छी चल रही है, लेकिन शहरियों की मुआवनत ज़रूरी है। बिल्कुल, उसके अलावा उन्होंने जो एक्सपेक्टेड ख़वातीन है उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, कि अगर किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों को कि नहीं लगवा सकती तो ऐसी ख़वातीन भी अब वैक्सीन लगवा सकती हैं। उधर अगर हम बात करें NCOC की हिदायत के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई और 12 से 18 साल की जो उम्र के तमाम बच्चे हैं वो वैक्सीन तो लगवा सकते हैं और तमाम बच्चों को सिर्फ फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी। मतलब कि सिर्फ फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इसी के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर जवाद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जिस तरह से अब बात की जा रही है कि 12 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको भी अब वैक्सीन लगवाई जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पर 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी अब वैक्सीन लगवाई जा रही है। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ये ट्रेंड कब ये हम सेट करेंगे, कब से हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया और वालेकुम सलाम और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए ये वो कहते हैं जो कदम सही डायरेक्शन की तरफ है और इवेंचुअली हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे स्कूल या एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अरसे से मुश्किल का दुचार है। और बच्चों को खुद इतनी ज़रूरत नहीं होती ज़ाती उनको, अगर हो भी जाए कोविड-19 तो वास्ट मेजॉरिटी एज कम्पेयर टू एल्डर्स वो ठीक रहते हैं, उनको छोटी मोटी बीमारी होती है। लेकिन इशू ये था कि बच्चे जो हैं वो घर से इन्फेक्शन ला के स्कूल में फैला सकते हैं, कैरियर्स हो सकते हैं, खुद नहीं खाली कैरियर नहीं होते, केसेस भी होते हैं लेकिन माइल्ड सिम्टम्स के साथ, और उसके बाद वो दूसरे बच्चों को लगाएंगे। और बेशक आपको वैक्सीनेशन अगर आपकी कम है रेट तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि वे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हों और उसके बाद वो बच्चे घर में ले जाएं अपने इन्फेक्शन या अपने स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को लगा दें, जो जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है। तो इस वजह से ये एक मेरा ख्याल है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स वगैरह खुले रहें तो उसके अंदर हमें इस स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाज़ मुल्कों ने, और मेरा ख्याल है शायद चाइना ने, तो 3 साल से बड़ी के बच्चों के लिए भी अप्रूव कर दिया है। और अमेरिका वगैरह में तो भी पहले 5 साल से बड़ी उम्र तक को भी, UAE में 3 साल की उम्र के बच्चों पे भी ये ट्रायल्स हो रहे हैं। में बिल्कुल 3 साल और सारा है। तो ये अब दूसरे जो लोगों के ज़हन में आता है कि ये बच्चों को लगवाने से उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा वैक्सीन का, तो मेरा उसमें ये है कि ये वैक्सीन जो हैं कोविड-19 की, और आपको पता है इस वक्त 12-14 किस्म की हैं, ये मसलन मिलियंस और बिलियंस की तादाद में लग चुकी हैं लोगों को, और उसमें बच्चे भी हैं, उनमें हामला औरतें भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं। कोई हमें मेजर साइड इफेक्ट ऐसा नहीं मिला अभी तक, या कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम कह दें कि ये वैक्सीन आप बंद कर दें। छोटे मोटे तो आप एस्प्रिन भी लें या पैरासिटामोल लें तो उसके भी होते हैं, लेकिन एज सच कोई मेजर नहीं हुआ जो रोक सके। तो बच्चों के, ये सिर्फ बच्चों की हिफाजत नहीं है, ये पूरे घर की हिफाजत है। बिल्कुल अगर आपके बच्चे ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अब हम कुछ नरमी करने जा रहे हैं कोरोना पाबंदियों में, आप समझते हैं कि ये मुनासिब वक्त है, अब हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा कि हुकूमत को कभी फैसला करना पड़ेगा कि नरमियाँ कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ेंगे फिर से सख्तियाँ की जाएंगी, मुसलसल सख्तियाँ नहीं रखी जा सकती हैं, ये पॉलिसी NCOC की आपको ठीक लगती है? देखिए ये इस वक्त जो हमारा ट्रेंड है केसेस कम होने का, ये ग्लोबल ट्रेंड है, पूरी दुनिया के अंदर ये केसेस इसी तरह कम हुए हैं पिछले 4-5 हफ्तों के साथ। तो ये एक ट्रेंड है और पूरे, अब सवाल ये है कि क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा केसेस के, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में वही कमरे बंद हो जाते हैं, ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, तो वो उसकी जो ट्रांसमिशन के लिए ख़तरा होता है। और आपको पता है फ्लू भी
सर्दियों के मौसम में, इसी वजह से वो फैलता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, तो क्या अब इस टाइम को कैसे यूज करें? ठीक है, आपको कुछ सख्तियां आपको रिलैक्स करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ शराइत भी रख दें जो गवर्नमेंट रख रही है कि आपने वैक्सीनेशन कराई हो, आपके पास वैक्सीनेशन का कार्ड हो। लेकिन इसके साथ अभी भी मेरा ख्याल है कि ये जो टाइम हमें मिला, इसमें इंश्योर करें कि जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनके अंदर हम बेहतर वेंटिलेशन का कोई प्रोसेस कर लें, फैंस लगा दें, कुछ इस तरह कर लें, क्योंकि ये हमें पता है ये एयरबॉर्न है। और जैसे ही इसको मौका मिला एक बंद कमरे में करने का, तो वो सर्दियां हो गर्मियां हो, ये इन्फेक्ट कर देगा लोगों को। और इस वजह से हमने इसकी ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे ही ट्रांसमिशन रुकेगी तो नए जो वेरिएंट्स बन रहे हैं वो भी बनना खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये बड़ा इसमें ज़रूरी है कि हम अपना रोल अदा करें एज ए पाकिस्तानी, और हम करेंगे पाकिस्तान में एटलीस्ट हमने इसकी ट्रांसमिशन को काफ़ी नीचे ले आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा बातें हुई थी बूस्टर डोज है उसके हवाले से, और ये भी अब ट्रायल्स जो हैं 60 साल की उम्र के जो अफराद हैं उनसे ज़ायद, उनके ऊपर ट्रायल्स भी हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि हमने उसे हासिल करना है, तो बूस्टर डोज को थर्ड डोज का नाम दिया जा रहा है। तो जिस तरह से बूस्टर डोज की अगर दौरानिये की बात करें तो वो 6 मंथ्स के बाद था, अब जब थर्ड डोज का नाम दिया जाएगा तो क्या दौरानिये को भी कम कर दिया जाएगा? देखिए, वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की हैं, ये एक किस्म की नहीं है, और हर वैक्सीन का एक अपना डोजेज होती हैं कि आपको मालूम है, आप मेडिसिन लें कोई तो बात होती हैं जो आपने दिन में 1 गोली खानी है, बाद आपको 3 दफा लेनी पड़ती है। इस तरह वैक्सीन की भी अपने अपने हैं। जो पाकिस्तान में ज्यादा वैक्सीन लगी हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, ये बेसिकली ये पुरानी वैक्सीन का तरीका है और इन्हें इनएक्टिवेटेड हम वैक्सीन कहते हैं। इनमें तीसरी डोज अक्सर होती है। मसलन आप देख लीजिए, हेपेटाइटिस है आपका टेटनस है, बच्चों को आप इंजेक्शन लगवाते हैं, तो क्या लगाते हैं, एक लगवाया, फिर 6 हफ्ते बाद, और फिर या 4 हफ्ते बाद, फिर 6 महीने बाद आपकी तीसरी डोज लगती है। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड इन वैक्सीन का, तो मैं ये समझता हूँ कि जो डेटा आएगा वो इस तरफ हमें लेके जाएगा कि तीसरी डोज लगाने से मुकम्मल वैक्सीनेशन होती है, और फिर आप 4-5 साल के लिए उसके लिए प्रोटेक्ट होते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस है, जिस तरह अगेन टेटनस है। लेकिन जो आरएनए वैक्सीन्स हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, ये नई किस्म की वैक्सीन्स हैं और ये डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं। अमेरिका के अंदर एफडीए ने इजाजत नहीं दी अभी बूस्टर डोज सबको लगाने के लिए। उन्होंने सिर्फ 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को दी है, क्योंकि अभी वो जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद नहीं है कि तीसरी डोज लगाने का क्या हर एक को फायदा होगा या सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बूढ़े हैं, और किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीजें हैं, तो सिर्फ उनको दें या पूरी पॉपुलेशन को दें। लेकिन तो डॉक्टर साहब, WHO ने जो बूस्टर डोज के हवाले से ना लगाने वाली बात की है, वो तो मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अवेलेबिलिटी इशू की वजह से हम कर रहे हैं, कि कई ऐसे ममालिक है जहाँ पर अभी वैक्सीनेशन उस तरीके से नहीं है, पहली डोज ही कई लोगों को नहीं लगी, तो वो तो मेडिकल रीजंस पे शायद नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कहूंगा कि थोड़ी सी मेडिकल रीजन है इसकी। वो ये है कि कोई मुल्क अगर 3 छोड़ के 5 भी वैक्सीन लगवा ले अपने डोजेज, तो वो ये नहीं, वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकता जब तक ये बीमारी पूरी दुनिया में इसी तरह इसकी अगर फैलती रही और बाकी दुनिया में वैक्सीन नहीं मिल रही और वहां पे वेरिएंट्स बनते रहे हैं, तो वो फिर इवेंचुअली वेरिएंट लेट से अमेरिका आ जाएगा और अमेरिका के लोग उस वेरिएंट के खिलाफ उनके पास इम्यूनिटी नहीं होगी, बेशक उन्होंने 5 वैक्सीन की डोजेज लगवाई हुई हैं। तो इस वजह से ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है उन ममालिक का कि वो हम वैक्सीन दें, क्योंकि अगर ये फैलता रहता है तो ये नए फॉर्म्स निकालेगा जो फाइजर को भी पीछे छोड़ देंगे या दूसरी वैक्सीन को भी। तो इस वजह से ये मुश्तरका हमें एज ए इंसानियत को या इंसानों को, पूरी दुनिया को एज ए सिंगल, बिल्कुल अब हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हम इतना सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात की। हम मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ फैल रहा है, वहाँ से वहाँ फैल रहा है, वेरिएंट उस मुल्क का था, वो पहुँच किस मुल्क में गया। हम वैक्सीनेट सबको नहीं करेंगे, 0.5% से भी ज़्यादा जो है ना वो आबादी वैक्सीनेटेड, 70% को वैसे हर्ड इम्यूनिटी का नाम दिया जा रहा है। खैर हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम तो ये बड़ी बड़ी टर्म्स को क्या सोचें, क्या समझें, क्या ना करें। हमने तो पहली डोज ही नहीं लगवाई, तो मेहरबानी कीजिए पहली डोज लगवाएं और फिर दूसरी डोज भी लगवाएं। और वो लोग जो पहली डोज लगवा के अब घरों में बैठ गए हैं, दूसरी डोज लगवाने नहीं जा रहे, बड़ी तादाद में लोग हैं, जाएं
और अपनी दूसरी अच्छा डोज भी बिल्कुल, लगवाएं। उसमें पहली डोज की जो मैं सिम्टम्स और है उनसे इकरा कोई- बूस्टर डोज की बातें कर रहे हैं और आप लोग पहली पहली नहीं डोज लगवा और रहे हैं। दूसरी डोज से निकल रखा है। अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट कराएंगे तो ही हम जो है कोविड फ्री बन सकते हैं कंट्री, वरना तो हम इसी तरह इसी में रहेंगे। खैर हम आगे बढ़ेंगे कुछ, क्योंकि और बहुत सारी भी इश्यूज़ हैं मुल्क के अंदर जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। 1 अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी होने का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया है। हाँ जी, ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है 5 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ सकती है। पिछली बार 1 रुपया कहा गया था, 5 रुपये बढ़ा दिए गए थे, अब 5 कहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं 1 बढ़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, डीजल उलट की हो कीमत जाए। की बात कर लें। हाँ, वैसे हम यही उम्मीद करते हैं उल्ट हो जाए, लेकिन पता नहीं अब रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। खैर डीजल की कीमत की बात करें तो 3.5 रुपये जो है फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला जो है वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुशावरत से ही करेंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी और GST पर होगा। इस वक्त पेट्रोल की बात कर लीजिए तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो 5 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर है और डीजल पर फ़ी लीटर 5 रुपये 14 पैसे पेट्रोलियम लेवी आए थे। बिल्कुल। अच्छा हमजा, ये एक और बात ये भी कि 15 सितंबर को जिस तरह से हमने देखा, हमने बात भी की कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसमें पहले ही 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ऑलरेडी 5 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि अब हम कल से फिर एक पेश की जा रही हाँ, है। लेकिन अगर हम आलमी मंडियों की बात करें तो वहाँ पर भी देखें तो तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और बाद में गवर्नमेंट के अगर हम बात करें तो वफाकी वज़रा हमाद अज़हर साहब ने भी वैसे ये बात की है कि पाकिस्तान में अगर ख़ित्ते के लिहाज से देखा जाए तो हम पेट्रोल बहुत सस्ता दे रहे हैं और बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान में जो तेल मसनूआत हैं वो सस्ती मिल रही बिल्कुल हमजा, वैसे जिस तरह से कहा गया था कि ये इतना कहा गया कि इतना बढ़ना होगा पेट्रोल की प्राइस को, मेरा ख्याल है कि वो एकदम नहीं बोझ डाल रहे, थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे बोझ डाल रहे हैं कि आराम आराम से जो है ना वो इसको एक्सेप्ट करे जो है लोग। हम आपको एकदम डालेंगे हम तो आपको कल इंशाल्लाह बताएंगे कि क्या हुआ। वैसे आपको पता लग ही जाएगा हाँ और देखते हैं कि कितना जो है बोझ डलता है आवाम की जेब के ऊपर। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और जब ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं, कीमतें बढ़ रही होती हैं तो हमें पता है कि महंगाई में इजाफा होता है। और चलें कुछ अच्छी बात भी करनी चाहिए, कुछ कामयाबियों की बात भी करनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, कामयाबियों और कामरानियों का सफ़र उनका भी जारी है और साथ साथ पाकिस्तान का भी जारी है। बिल्कुल हमजा, एक और होनहार हम बात करें बेटी की, पाकिस्तानी बेटी की, तो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। ईशा शेख फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं और अमरीकी शहर कोलोराडो में मुकीम पाकिस्तानी नजाद अमरीकी, अगर हम बात करें सेहत से मुतालिक निगरानी करने वाले प्लेटफॉर्म प्ले पॉल के लिए सेहत की देखभाल सुन रखा था। हाँ, ये प्ले पॉल, मुझे बड़ी हैरत हुई इस नाम के बारे में भी हमने ईशा से जानना कि ये नाम हाँ, ये नाम क्या है, पे पॉल से प्ले पॉल का नाम जो है वो आगे। खैर उन्होंने कहा कि साइंस कैटेगरी के तहत फहरिस्त का ये हिस्सा बनाया गया इस चीज़ को। अच्छा, ईशा को सेहत को फ़रोग देने के लिए जिद्दत के इस्तेमाल का जो था वो जुनून था और उन्होंने ये जदीद तरीका है, गेमिंग कर सकते हैं आप। मैंने ज़रा कोशिश भी की कि ये प्ले पॉल क्या है, इसको सर्च करने की ज़रा देखा भी, कुछ गेम्स भी आ रही थी और किस तरह से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तानी ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए वो बहुत ज़्यादा इंतहाई आजिज़, शुक्रगुज़ार और एजाज़ महसूस कर रही हैं। तो ईशा से बात करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये क्या है, पहले तो हमें नाम का बताएं ना कि ये नाम क्या है प्ले पॉल, और हमें पेपॉल जो है वो ज़हन में आ रहा था। जी डेफिनेटली, जब हमने नाम का सोचा था तो ये हमसे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया। प्ले का मतलब है प्लेइंग एंड पैल का मतलब है आपका साथी। अच्छा। सो प्ले पैल इज योर पैल दैट हेल्प्स यू इन प्लेइंग विद योर हेल्थ। ओके, सो प्ले पैल। अच्छा, ये इस एप्लीकेशन के बारे में वैसे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपके सारे डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एप्पल वॉच हो गई, फिटबिट हो गई, गार्मिन वॉच, सैमसंग वॉच, आजकल बहुत से गैजेट्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, हेडबैंड्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट चीज़ें आपकी बॉडी की मॉनिटर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन तमाम चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करता है एग्नोस्टिकली और फिर उनकी इंफॉर्मेशन को लाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो फॉर एग्जांपल आप अपनी जब हेल्थ प्रोफाइल हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे आके, तो आपको लेट्स से अगर थायराइड है आपकी फैमिली में, या डायबिटीज़ है आपकी फैमिली में, या पार्किंसंस है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसकी बेस पे आपको रिकमेंडेशंस दी जाएंगी
इन टर्म्स ऑफ आपने क्या खाना है, आपने अपनी मेडिकेशंस वगैरह किस तरह से एडमिनिस्टर करनी है, मेडिकेशन के साथ क्या नहीं खाना, अगर आपको कोई एलर्जी है या कोई इंटॉलरेंस है तो उसके मुताबिक आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है, सोना कैसे, उठना कैसे है, और अपने बॉडी के वाइटल्स को स्टेबलाइज कैसे अच्छा करना ईशा, है। ये जो प्लेपैल आपने ऐप बताया, इतना बताया कि ये अगर जिस तरह से डायबिटीज़ का पेशेंट है और या कोई भी पेशेंट है जिसको कोई भी डिजीज़ हो सकती है, वो इसके ऊपर काम कर सकता है और इससे वो हेल्प करेगी ये ऐप जो है उन तमाम लोगों की। एब्सोल्युटली। हमारा अभी एक पार्टनरशिप इन द लूप है where we are trying to integrate with डिजिटल ग्लूकोमीटर्स। तो डिजिटल ग्लूकोमीटर जब एक दफ़ा इंटीग्रेट हो जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स को गाइडेंस दे पाएगा सिस्टम, जो कि अभी भी दे रहा है, बट आई थिंक वंस वीव इंटीग्रेटेड विद दीज डिवाइसेस इट वुड मेक इट इवन ईजियर एंड बेटर। अच्छा ठीक है, अब ये एक आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आम आदमी का भी मसाइल तो ऐसे ही हैं, और फिर ये तो बड़ा आसान कर देगा, घर बैठे बैठे आपको चीज़ें पता लग रही होंगी। पीछे टीम कितनी काम कर रही है? हमारे पास टोटल 20 डेवलपर्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में। इसकी डेवलपमेंट इधर ही हुई है। अच्छा। एंड हमारे पास 10 टीम मेंबर्स हैं इन अमेरिका दैट इंक्लूड आवर बोर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। अच्छा ईशा, हमें ये बताइएगा कि आपकी टीम आपने पाकिस्तान में भी अमेरिका में भी काम तो कर रही है, लेकिन ख्याल कैसे आया कि आपने ये ऐप बनानी है और इस पे काम करना है? मेरी जर्नी प्लेपैल के साथ और इस ऐप के साथ बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। मैं आई वाज डायग्नोज्ड विद ओबेसिटी। मुझे मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी बचपन में, एंड एक रैंडमली मैं अपने ईयरली चेकअप के लिए गई एंड डॉक्टर ने बोला कि ओवरवेट से ओबीस हो गई है। साथ साथ ही मेरे स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, ह्यूमन जेली डोनट बुलाया जाता था, मोटा, बदसूरत, आई मीन यू नेम इट, वो ये सारी चीज़ें वही जो हम सब करते हैं, मतलब हम हमारी रवैये जी एग्जैक्टली। तो मेरे फादर ने एक्चुअली इंटरवीन किया एट दैट स्टेज एंड ही सेड कि अगर तुम 30 पाउंड उतारोगी तो आई विल गेट यू ऑल योर फेवरेट टॉयज। तो वहाँ से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई, एंड मैंने हर किस्म की डाइट की, केला दूध डाइट की, फ्रूट डाइट की, हर किस्म की फ़ैट डाइट की। अपनी खाला से फ़ोन करके, नानी से फ़ोन करके कि प्लीज़ बताएं वज़न कैसे कम होएगा, एंड 10 साल की उम्र तक मेरे 65 पाउंड उतर गए थे। लेकिन मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकल हेल्थ पे उसका बहुत बुरा असर हुआ ऑब्वियसली। एंड एज आई ग्रू अप, फिर मैंने केमिस्ट्री में जाके अपना मास्टर्स और बैचलर्स किया, एंड वो नॉलेज जो मुझे ये डिग्री करने के बाद मिली, मैंने फिर उसका इस्तेमाल किया टू एक्चुअली क्रिएट प्लेपैल, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। बहुत मुश्किल है, हमें पता है, तो भागे में है केमिस्ट्री से। जी लेकिन आपने उसी के ऊपर काम किया ज़्यादा। बिल्कुल। सो मेरी जो नॉलेज थी, जो मैंने अपनी केमिस्ट्री की डिग्री से हासिल की, उसको मैंने यूज़ किया इन डेवलपिंग द एल्गोरिदम्स, द फाउंडेशनल एल्गोरिदम्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड फिर वी पुट टुगेदर अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु केम एंड वेटेड द फाउंडेशन ऑफ द एल्गोरिदम, एंड देन दे फर्दर बिल्ट इट। सो अभी हम लोग ब्लड प्रेशर, बीपी पेशेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, hypertension, which is also known as blood pressure, इन 3-4 डिजीज़ पे हमारा फोकस है, और फिर जनरलाइज्ड प्रोफाइल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। रिस्पॉन्स कैसा है? कितने लोग आके रजिस्टर हुए हैं? कितने लोग कुछ डेटा हो के ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल। हमारा जो गेमिंग सेक्टर है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद हेल्थ, कीको के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, उस पे हमारे प्लेपैल और कीको के गेम्स के सेक्टर पे 1.2 मिलियन डाउनलोड्स हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अभी बेटा में है ये प्लेटफॉर्म। वीव गॉट अबाउट 300 to 500 people that are testing the platform, एंड इंशाल्लाह ताला जो हमारी डाउनलोड्स गेम्स पे आई हुई है, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको इवेंचुअली ट्रांसफ़र ओवर करें टू द प्लेटफॉर्म, सो दैट दे कैन, इन एडिशन टू द गेमिंग फैसिलिटीज़, गेट एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट वी आर गिविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये गेम्स कैसे डिज़ाइन की गई हैं? क्या सोच के डिज़ाइन की गई हैं? इसका मकसद क्या है? और कौन से एज ग्रुप के लिए? बिल्कुल। गेम एक्चुअली मेरी स्टोरी पे है। कीको के नाम से जो एक गेम है आउट ऑफ द 5 गेम्स दैट वी हैव,
वो मेरी अपनी स्टोरी पे है, जिसमें कीको एक लड़की है जो कि मेन कैरेक्टर है गेम का, और वो जंक फूड आर्मी को फाइट कर रही है गेम में, और जो ह्यूमन जेली डोनट है जो मुझे बुलाया जाता था बचपन में, वो उस गैंग का लीडर है। तो वो उससे लड़ रही है। तो इट्स 2D साइड स्क्रोलर गेम, एंड उसमें होता ये है कि आप बैठ के गेम ही खेलते हैं, लेकिन अनलॉक करने के लिए गेम में आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। ओके। तो उसका भी पहला वर्जन अभी बाहर आया है। हमें अभी हमारी फंडिंग वगैरह भी चल रही है पूरी कंपनी के लिए, तो हमारा पूरा इरादा है कि उस गेम का नेक्स्ट वर्जन और उसका ज़्यादा यू कुड से ऑगमेंटेड रियलिटी अपग्रेडेड वर्जन जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे प्लेपैल के प्लेटफॉर्म के साथ ही। तो उसको कैसे इतना इंटरेस्टिंग रखा जाएगा कि लोगों को आप कहेंगे जी कि ये अब आपने 1 किलोमीटर चलना है ना, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट आप उसमें जा सकते हैं स्टेज पे, तो कैसे इतना इंटरेस्टिंग रखेंगी कि वो लोग कहेंगे नहीं ओके अनइंस्टॉल करते हैं भाई निकलो इधर से। नहीं अभी हमारा इसी चीज़ पे हमारा फोकस है इस वक्त। हमारी टीम पे कुछ हेल्थ एंड गेमिफिकेशन के PhDs हैं जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है थ्रू आउट दिस पीरियड, और हम लोग 2 और नए मेंबर्स को भी लेके आए हैं, और यही उनका मकसद है टू मेक श्योर कि गेम के अंदर बोरियत क्रिएट ना हो, बिकॉज it becomes very boring if the mechanic of the game is not correct. तो होपफुली नई टीम के साथ और जो हमारे पुराने साथी आते हमारे साथ चलते आ रहे हैं, उनके साथ वी विल इंश्योर कि विद टाइम गेम के अंदर इंसेंटिव्स और गेम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो हम अपने यूजर्स के लिए पैदा करते जाएं और आगे बढ़ें। ज़बरदस्त। अच्छा ईशा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? फ्यूचर प्लान्स हैं कि हम लोग अपनी सीरीज़ A फंड रेजिंग में जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होएगा हमारे लिए। उसके बाद हमारा जो AI हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो बिज़नेस इंटेलिजेंस से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने एल्गोरिदम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग अभी जारी है। उसके अंदर बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, तो उसको हम लोग इनलाइन कर रहे हैं। उसकी पहली लेयर हमारी इस्टेब्लिश हो गई है, उसकी जो एडिशनल लेयर्स हैं उनको हम लोग इन प्लेस कर रहे हैं। एंड प्लेपैल का जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, उसको हमने अब रिलीज़ करके अपने सारे यूजर्स को कंसोलिडेट करके उस पर लेके आना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है सारे फ्यूचर प्लान्स भी इसी से ही रिलेटेड है। लेकिन वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हम आपकी डेवलपर टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वो जो आपको जो समझते हैं कि हम इनके साथ मुंसलिक हो सकते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, वो कैसे आपका साथ दें, कैसे हिस्सा बने? बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम पे प्लेपैल के इंस्टाग्राम विच आर एक्टिव, उस पर प्लीज़ अपनी CV भेजें, अपना ईमेल एड्रेस भेजें साथ में, एंड वी विल रिव्यू द CV एंड वी विल रीच आउट टू देम एंड कॉल देम इन फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि हमारी हायरिंग वगैरह अमेरिका में भी और लोकली चलती रहती है। तो एज वी आर एक्सपैंडिंग, एज मोर फंडिंग इज गोइंग टू कम इनटू द कंपनी, तो वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड आवर टीम हियर एंड अब्रॉड। ओके ईशा, गुड लक आपको, और आपको बहुत मुबारक हो आपको इस एजाज़ के लिए भी। वो हम आपको आखिर में दे रहे हैं, हमें शुरू में देनी चाहिए थी। खैर, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और देखें किस तरीके से नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में तब्दील किया जा सकता है, ये हमें आज ईशा यहाँ पे सिखा के जा रही है। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे लोगों के लिए, मतलब एग्जांपल एक सेट किया ईशा ने, तो ईशा ने जो पतला होना चाहते हैं ना, वो भी वैसे मुझे लगता है कि ये ज्वाइन अब जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो प्लेपैल पर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।